हैदर अली खान सन 1720 सन 1782 दक्षिणी भारत में मैसूर साम्राज्य के सुल्तान और वास्तविक शासक थे। हैदर अली खान के रूप में जन्मे उन्होंने खुद को एक सैनिक के रूप में प्रतिष्ठित किया। अंततः मैसूर के शासकों का ध्यान आकर्षित किया। कृष्णराज वोडेयार द्वितीय के दलवई के पद तक पहुंचने के बाद वे नाममात्र सम्राट और मैसूर सरकार पर हावी हो गए। वो सन 1761 तक मुख्यमंत्री के रूप में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। पहले और दूसरे एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंतरायिक संघर्षों के दौरान हैदर अली खान ने सैन्य नेता थे। हालांकि हैदर अली खान ने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया और अपने तोपखाने और शस्त्रागार को बढ़ाने में फ्रांसीसी कामगारों की सेवाओं का इस्तेमाल किया। मैसूर में उनके शासन में उनके पड़ोसियों के साथ लगातार युद्ध और उनके क्षेत्रों के भीतर विद्रोह की विशेषता थी। ये उस समय के लिए असामान्य नहीं था, क्योंकि तब भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सा उथल पुथल में था। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे टीपू सुल्तान को छोड़ दिया, जो उत्तर में कृष्णा नदी, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में अरब सागर से घिरा एक विस्तृत राज्य था। हैदर अली खान के जन्म की सही तारीख निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। उनका जन्म फत मोहम्मद से हुआ था। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत उनके जन्म के लिए 1717 और सन 1722 के बीच की तारीख प्रदान करते हैं। उनके वंश की अलग अलग भिन्नताएं हैं। कुछ खातों के अनुसार उनके दादा को उनके वंश को वापस बगदाद तक ले जाने वाली एक पंक्ति से उतारा गया था, जबकि एक अन्य ने अपने वंश को वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र के बजाय एक तीसरे खाते में लिखा था, जो उनके एक फ्रांसीसी द्वारा लिखा गया था। सैन्य अधिकारी हैदर अली खान ने स्वयं कुरैश के बानी हाशिम कबीले से वंश का दावा किया। उनके पिता फत मोहम्मद कोलार में पैदा हुए थे और कर्नाटक के नवाब की सेना में बांस रॉकेट तोपखाने में 50 पुरुषों के एक कमांडर के रूप में सेवा की थी। फत मोहम्मद ने अंततः मैसूर राज्य के वोडेयार राजाओं की सेवा में प्रवेश किया, जहां वो एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर बन गए। वोडेयर्स ने उन्हें जागीर के रूप में बुदीकोट से सम्मानित किया, जहां उन्होंने नाइक के रूप में सेवा की। हैदर अली खान का जन्म कोलार जिले के बुदीकोट में हुआ था। वो फतह मोहम्मद की 5वीं संतान थे और उनकी तीसरी पत्नी से दूसरी संतान थे। उनके शुरुआती वर्षों को अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं किया गया है। अपने पिता के युद्ध में मारे जाने के बाद उन्होंने अपने भाई शाहबाज के साथ सैन्य सेवा में प्रवेश किया। अरकोट के शासकों के अधीन कई वर्षों तक सेवा करने के बाद वे श्रीरंगपटना आए, जहां हैदर के चाचा ने सेवा की। उन्होंने उन्हें कृष्णराज वोडेयार के दलवई देवराज और उनके भाई नंजा राजा से मिलवाया, जो महत्वपूर्ण मंत्री पद भी संभाले हुए थे। हैदर अली खान और उनके भाई दोनों को मैसूर की सेना में कमान सौंपी गई थी। हैदर अली खान ने शाहबाज के अधीन काम किया, 100 घुड़सवार और 2000 पैदल सेना की कमान संभाली। सन 1748 में कमरुद्दीन खान हैदराबाद के लंबे समय तक निज़ाम आसफ जाह की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी के संघर्ष को द्वितीय कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है और आसफ जाह के बेटे नासिर जंग को एक भतीजे मुजफ्फर जंग के खिलाफ खड़ा किया गया। दोनों पक्षों को अन्य स्थानीय नेताओं का समर्थन प्राप्त था और फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना भी शामिल थी। देवराज ने अपने भाई को अधिक सैन्य अधिकार देना शुरू कर दिया था और सन 1749 में नंजा राजा ने नासिर जंग के समर्थन में मैसूरियन सेना पर चढ़ाई की। सेना देवन हल्ली गई, जहां मैसूरियों ने देवन हल्ली किले की घेराबंदी में भाग लिया। किला मुजफ्फर जंग की सेना के कब्जे में था और घेराबंदी मार्क्विस डे बूसी द्वारा आयोजित की गई थी। 8 महीने की सफल घेराबंदी के दौरान हैदर अली खान और उनके भाई ने खुद को प्रतिष्ठित किया और दलवई द्वारा बड़े हुए आदेशों के साथ पुरस्कृत किया गया। हालांकि हैदर अली खान
मैसूर से थे, लेकिन उनकी शुरुआती वफादारी हैदराबाद के निज़ाम के प्रति थी। हालांकि हैदर अली खान और उनके साथी उस अवधि तक महान मुगल से आंशिक निवेश के साथ डेक्कन में सिपाही बन गए थे। सन 1755 तक हैदर अली खान ने 3000 पैदल सेना और 1500 घुड़सवारों की कमान संभाली। उस वर्ष उन्हें डिंडीगुल का फौजदार भी नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने सबसे पहले अपनी तोपखाना कंपनियों को संगठित और प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी सलाहकारों को बनाए रखा। उन्हें डेबूसी के साथ व्यक्तिगत रूप से सेवा करने के लिए भी जाना जाता है और माना जाता है कि उन्होंने मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब दोनों से मुलाकात की थी। इन शुरुआती जंगों में वो कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली खान वलाजा को नापसंद और अविश्वास करने लगे। वास्तव में मोहम्मद अली खान वल्लाजा और मैसूर के नेता एक दूसरे के खर्च पर क्षेत्रीय लाभ की मांग करते हुए लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी थे। मोहम्मद अली खान वलाजा ने तब तक अंग्रेजों के साथ एक गठबंधन बना लिया था और बाद के वर्षों में उन पर हैदर अली द्वारा आरोप लगाया गया था कि वे प्रभावी रूप से उन्हें अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के दीर्घकालिक गठबंधन या समझौते करने से रोक रहे थे। कर्नाटक जंगों के दौरान हैदर अली और उनकी मैसूर बटालियनों ने फ्रांसीसी कमांडरों जैसे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, काउंट डे लेली और डी बूसी के साथ सेवा की। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर चंदा साहब की सहायता भी की। हैदर अली खान ने मुजफ्फरजंग के दावों का समर्थन किया और बाद में सलाबत जंग का पक्ष लिया। अपने काम की शुरुआत में हैदर अली खान ने खांडे राव नाम के एक ब्राह्मण को अपने मुख्य वित्तीय सहायकों में से एक के रूप में रखा। हैदर अली खान के बारे में कहा जाता है कि वे एक विलक्षण स्मृति और संख्यात्मक कौशल के धनी थे। हैदर अली खान अपने महान अंकगणितीय कौशल के साथ विशेषज्ञ अकाउंटेंट को प्रतिद्वंदी या बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे और राव के साथ एक प्रणाली विकसित करने के लिए काम किया जिसमें चेक और बैलेंस इतना परिष्कृत था कि सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की लूट सहित सभी प्रकार की आय का हिसाब लगाया जा सकता था। धोखाधड़ी या गबन की बहुत कम संभावना है। हो सकता है कि इस वित्तीय प्रबंधन ने हैदर अली खान के सत्ता में उदय में एक भूमिका निभाई हो। सन 1757 में हैदर अली खान को हैदराबाद और मराठों की धमकियों के खिलाफ देवराज का समर्थन करने के लिए श्रीरंगपट्टनम बुलाया गया था। अपने आगमन पर उन्होंने मैसूर की सेना को अव्यवस्था और वेतन को लेकर बगावत के करीब पाया, जबकि देवराज ने श्रीरंगपट्टनम के खतरों से अपना रास्ता खरीदा। हैदर अली खान ने सेना को भुगतान करने की व्यवस्था की और विद्रोह के सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया। सन 1757 में कालीकट के जमोरिन के आक्रमण का विरोध करने के लिए अरक्कड़ राजा ने हैदर अली खान की मदद मांगी। हैदर अली खान ने तब भारत के मालाबार तट में कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध अभियानों का नेतृत्व किया। सन 1766 में हैदर अली खान ने कोझिकोड के जमोरिन को हराया, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोगी था, और कोझिकोड को अपने राज्य में मिला लिया। मालाबार क्षेत्र के उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में छोटी रियासतें जिनमें कोलाथुनाड, कोट्टायम, कड़कनाथ, कोझिकोड, तंदूर, वल्लुवनद और पलक्कड़ शामिल हैं। मैसूर के शासकों के अधीन एकीकृत थे और उन्हें इसका हिस्सा बनाया गया था। मैसूर का बड़ा साम्राज्य इन गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए हैदर अली खान को देवराज ने बेंगलोर की जागीर से पुरस्कृत किया था। सन 1758 में हैदर अली खान ने सफलतापूर्वक मराठों को बेंगलोर की घेराबंदी करने के लिए मजबूर किया। हैदर अली खान की सेना ने शहर में प्रवेश किया, इस प्रकार उस पर कब्जा कर लिया। सन 1759 तक हैदर अली खान ने पूरी मैसूरियन सेना की कमान संभाल ली थी। मैसूर के युवा राजा कृष्ण राज वोडेयार द्वितीय ने हैदर अली खान के प्रदर्शन को पुरस्कृत करते हुए उन्हें
फतह हैदर बहादुर या नवाब हैदर अली खान की उपाधि दी। हैदर अली को मैसूर के पहले शासक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें नवाब की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वो सन 1759 तक संक्षेप में मैसूर के नवाब थे। मराठों के साथ चल रहे संघर्षों के कारण मैसूर का खजाना वस्तुतः दिवालिया हो गया था, जिससे रानी मां को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें जनवरी सन 1761 में मराठों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस नुकसान के कारण मराठों ने मैसूर और हैदर अली खान के बहनोई मखदूम अली से सेना वापस ले ली। बिबनूर और सुंडा में उनका पीछा किया। हैदर अली खान ने जल्द ही मिर्ज़ा साहिब को सीरा के कमांडर इब्राहिम अली खान को बेंगलोर में और अमीर साहिब को बासानगर में अपने चचेरे भाई के रूप में रखकर अपनी ताकत मजबूत कर ली। इसके तुरंत बाद हैदर अली खान ने मखदूम अली की सेना के साथ मार्च किया, जिसकी संख्या लगभग 6000 थी। साथ ही बेंगलोर में उनकी सेना के 3000 लोगों के साथ सेरिंगपटम की ओर राजधानी पहुंचने से पहले वे खांडे राव की सेना से भिड़ गए। 11,000 आदमियों के साथ खांडे राव ने लड़ाई जीत ली और हैदर अली खान को निर्वासित नानज राज को समर्थन के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नानज राज ने उन्हें अपनी सेना की कमान और दलवई की उपाधि दी। इस बल के साथ हैदर अली खान फिर से खांडे राव के खिलाफ निकल पड़े। दोनों सेनाओं ने फिर से एक दूसरे का सामना किया, लेकिन हैदर अली खान के एक धोखे ने खांडे राव को युद्ध में शामिल होने के बजाय भाग जाने के लिए राजी कर दिया। हैदर अली खान ने खांडे राव के कुछ कमांडरों को खांडे राव को सौंपने के अपने समझौते की पुष्टि करते हुए नानज राज से होने वाले पत्र भेजे। एक साजिश के डर से खांडे राव श्रीरंगपट्टम भाग गए। अब नेता विहीन सेना के खिलाफ एक मामूली लड़ाई के बाद हैदर अली खान ने इसके अधिकांश अवशेषों पर अधिकार कर लिया और सेरिंगपट्टम को घेर लिया। आगामी वार्ताओं ने हैदर अली खान को मैसूर के लगभग पूरे सैन्य नियंत्रण में छोड़ दिया। उन्होंने जो रियायतें ली उनमें खांडे राव का आत्मसमर्पण शामिल था, जिन्हें हैदर अली खान ने बेंगलोर में कैद कर लिया था। हैदर अली खान ने सन 1761 में प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने और राजा कृष्ण राज वोडेयार को अपने ही महल में एक कैदी बनाने के बाद मैसूर का नियंत्रण ग्रहण किया। जैसे ही हैदर अली खान का नियंत्रण आगे बढ़ा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय वर्ष सन 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी बन गया। हैदर अली खान ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अपने पत्राचार में औपचारिक रूप से खुद को सुल्तान हैदर अली खान कहा। हैदर अली खान ने जमोरिन को नज़रबंद कर दिया और उनके वित्त मंत्री को प्रताड़ित किया। इसी तरह के व्यवहार के डर से जमोरिन ने अपने महल में आग लगा दी और आग की लपटों में नष्ट हो गया। कालीकट के अराडी वंशवादी शासन को समाप्त कर दिया। कालीकट पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद हैदर अली खान चले गए, लेकिन कई महीनों बाद जब नायरों ने उनके लेफ्टिनेंट रेजा साहिब के शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैदर अली खान की प्रतिक्रिया कठोर थी। विद्रोह को दबाने के बाद कई विद्रोहियों को मार डाला गया था और हजारों अन्यों को जबरन मैसूरियन हाईलैंड्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब हैदर अली खान ने मालाबार प्रदेशों पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने विदेशों में व्यापारिक भागीदारी के साथ संबंध विकसित करने के लिए तटीय पहुंच का लाभ उठाया। इसके लिए उन्होंने फोर्ट टैरिफ की स्थापना की, जो यूरोपीय व्यापारियों के खिलाफ पक्षपाती थे और मैसूरियन और अरब व्यापारियों के लिए अधिमाननीय थे। सन 1770 की शुरुआत में उन्होंने मस्कट में अबू हिलाल अहमद बिन सईद और फारस की राजधानी शिराज में करीम खान को सैन्य और आर्थिक गठजोड़ की मांग के लिए राजदूत भेजे। सन 1774 में फारस के शासक करीम खान के दूतावास में उन्होंने फारस की खाड़ी पर एक व्यापारिक पद स्थापित करने की मांग की। करीम ने बंदर अब्बास की पेशकश करके जवाब दिया, लेकिन इस विषय पर उनके बीच आगे कुछ भी पारित नहीं हुआ। उद्धरण की ज़रूरत करीम खान ने बाद में सन 1776 में और सन 1775 में एक और दूतावास के जवाब में मैसूर में 1000 सैनिकों को भेजा,
हैदर अली खान के राजदूत नूरसुल्लाह खान को मस्कट में अधिक सफलता मिली, जहां सन 1776 में एक व्यापारिक घराना स्थापित किया गया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों के दौरान हैदर अली खान ने भी ओटोमन सुल्तान मुस्तफ़ा थर्ड को अपने दूतावास भेजने की योजना बनाई, लेकिन ये उनका बेटा टीपू सुल्तान थे जो इस्तांबुल के साथ सीधे संपर्क बनाने में सफल रहे। सन 1763 में हैदर अली खान और टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर अपना पहला नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया। अली राजा कुल्ही अम्सा की कमान में एक बड़ा और अच्छी तरह से सशस्त्र बेड़ा, जिसमें हिंद महासागर में 10 घाव और 30 बड़े गेज शामिल थे, अपने प्रयासों में इन द्वीपों पर विजय प्राप्त करी, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का सामना किया था। सन 1763 में उनके सहयोगी अली राजा लक्षद्वीप और कन्नानौर से रवाना हुए सिपाहियों और उनके पैनोनों पर हैदर अली खान के रंग और प्रतीक लेकर गए और मालद्वीप पर कब्जा कर लिया। अली राजा हैदर अली खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैसूर लौटे। उन्हें मालद्वीप के हसन इज़्ज़ुद्दीन के पकड़े गए और अंधे सुल्तान को पेश किया। इस ज्यादती पर क्रोधित होकर हैदर अली खान ने अपने बेड़े की कमान अली राजा से छीन ली। हैदर अली खान ने अपने बेटे टीपू सुल्तान की तरह विदेशी व्यापारी जहाज़ों की रक्षा की और मैसूर नौसेना को इस क्षेत्र में चीनी व्यापारी जहाज़ों की रक्षा करने और काफिले चलाने के लिए भी जाना जाता है। सन 1768 में हैदर अली खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ एक नौसैनिक झड़प में 2 कब्रें और 10 गावीलेट खो दिए। उनके पास 8 गारब और 10 गालीवात बचे थे, जिनमें से अधिकांश मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गए थे। 19 फरवरी सन 1775 को हैदर अली खान के 2 रसोइयों ने HMS सीहोर पर हमला किया, जिसने संक्षिप्त गोलीबारी के बाद उन्हें खदेड़ दिया। 8 दिसंबर सन 1780 को एडवर्ड ह्यूजेस ने हैदर अली खान के बेड़े पर हमला किया, जिससे एक बार फिर काफ़ी नुकसान हुआ। मैसूर को मैंगलोर में उससे नौसैनिक युद्ध में बनाए गए कुछ बेहतरीन जहाज़ों को खो देने के लिए जाना जाता है, लेकिन ब्रिटिश सन 1781 में सफरेन के बेड़े को रोकने में असमर्थ रहे। हैदर अली खान, जो अपनी पीठ पर एक कैंसर के विकास से पीड़ित थे, 6 दिसंबर सन 1782 को अपने शिविर में मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।